गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज बीए फाइनल ईयर का पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है उसमें आपका वेलकम है। पॉलिटिकल साइंस में दोनों ही पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही पेपर अभी तक आपके नहीं हुए हैं। आज जो हम लेकर चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट का जो नाम है वो आपका वेस्टर्न थिंकर, पश्चिमी विचारक। और पश्चिमी विचारकों में आपके इसके अंदर कई थिंकर है, तो प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है। और इसके अंदर जो आज अपन जो लेकर चल रहे हैं वो है अरिस्टोटल। अरस्तु पे 400 शब्दों का प्रश्न आपको किस तरह से करना है इसका हम फ्रेमवर्क आज आपको इस क्लास में बताएंगे। अब अरस्तु के अंदर बेटा जब भी जैसे कोई भी आपका बड़ा प्रश्न आता है, 400 शब्दों का कोई भी आपका बड़ा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको अरस्तु की एक कोटेशन बतानी है ऊपर, है ना, इंप्रेसिव उसके करने के लिए। तो मैंने एक कोटेशन इसमें पहले से लिख दी है कि ये अरस्तु की एक फेमस कोटेशन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो मनुष्य समाज के बाहर है वह या तो देखता है या पशु। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो इसको बताते हुए फिर आप अपनी बात शुरू करेंगे। तो सपोज कीजिए प्रश्न आ जाता है अरस्तु के, वैसे आपके सिलेबस के अंदर अरस्तु से रिलेटेड 3-4 विचार हैं, जैसे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है, नागरिकता संबंधी विचार है, उसके दास प्रथा है ना, और अरस्तु की क्रांति है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें जो लग रहा है, वैसे तो विचार तो पढ़ना तो सारा ही है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लग रहा है वो अपना लग रहा है कि इसके राज्य संबंधी विचार जो अपने को जो लग रहा है जो आएगा वो आएगा इसके राज्य संबंधी विचार। तो आज अपन मैं आपको उसका राज्य संबंधी विचार है वो उसको अच्छे से फ्रेमवर्क बता रही हूँ। तो जैसे कोई भी प्रश्न वो आपसे पूछता है तो सबसे पहले आप अरस्तु ऊपर बताकर और अरस्तु की एक कोटेशन बताती है, फिर थोड़ा सा अपन अरस्तु का परिचय देंगे। अच्छा, जब इसका थोड़ा सा जीवन है वो आप परिचय में देंगे तो उसके लिए मैं अपन जैसे थोड़ी सी बात करें इसके परिचय के अंदर। देखो बेटा, ये अरस्तु है वो हमारे प्राचीन ये यूनानी के जो राजनीतिक दर्शन है उसके यूनानी राजनीतिक दर्शन है और गुरु शिष्य परंपरा के जो तीसरा सोपान है, तीसरा सोपान जिसे हम कहते हैं कि देखिए सबसे पहले जैसे सुकरात हुआ है ना, और सुकरात का शिष्य क्या कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो इसमें हम बताएंगे कि गुरु शिष्य परंपरा के जो तीसरा सोपान है ये अरस्तु कौन है? तीसरे सोपान है। अच्छा, इनके बारे में अपन जब बात करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जैसे इसका शुरू करेंगे, सबसे पहले अपन इसका परिचय के अंदर सबसे पहले इनका क्या आ जाता है? अपना जन्म कहाँ हुआ था इनका? यूनान के स्टेगिरा नगर के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब यूनान के स्टेगिरा के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे यह कहाँ हुआ था? इसके अंदर इसका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? यूनान के स्टेगिरा नगर के अंदर इनका जन्म हुआ था। देखिए स्टूडेंट्स, थिंकर यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप उसको अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, उसको एक स्टोरी टाइप में पढ़ते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगता है और हमें याद करने में भी उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अपन इसको इसी रूप में इसकी थोड़ा सा मैं आपको परिचय बता रही हूँ, तो कैसे आपको लिखना है वो आपको उसको देखना पड़ेगा। तो यूनान के स्टेगिरा नगर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो निकोमेक्स, इनके पिता कौन थे? निकोमेक्स। जो वहां का जो इनके पिता का नाम था वो था निकोमेक्स। तो वहां के जो राजा थे, यूनान के जो राजा थे मैसिडोनिया, ठीक है, उनके राज दरबार के अंदर ये चिकित्सक थे इनके पिता। तो इनकी पिता की जो मृत्यु है वो बहुत जल्द हो गई थी और अल्पायु के अंदर ये जब पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया तो मात्र 30 वर्ष की आयु के अंदर ये प्लेटो के पास चले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 30 वर्ष की आयु थी, उसके अंदर ये प्लेटो के पास अरस्तु चले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इन्होंने अपना गुरु बना लिया, किसको? प्लेटो को बना लिया। अब प्लेटो के पास ही गए तो प्लेटो इनसे इतना प्रभावित हो गया, क्योंकि क्या है कि विद्वान तो थे ही है, ठीक है, अरस्तु। तो प्लेटो इनसे इतना प्रभावित हो गया कि प्लेटो का एक कथन, आपने प्लेटो की जो पढ़ा है तो प्लेटो का एक कथन आपने देखा है, उसमें प्लेटो ने एक कथन कहा है कि अरस्तु अकादमी का मस्तिष्क है। प्लेटो का एक जो फेमस जो कथन है वो क्या है? अरस्तु क्या है? अकादमी का मस्तिष्क है। ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। क्यों? क्योंकि प्लेटो से प्रभावित होकर अरस्तु किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अकादमी क्या थी? वो प्लेटो की शिक्षण संस्था थी। तो उसने उसका मस्तिष्क किसको बताया था? अरस्तु का। तुम जान सकते हो कि कितना ये मतलब योग्य थे, कितना थे। फिर प्लेटो की जब मृत्यु हो गई तो प्लेटो की मृत्यु होने के बाद इन्होंने इन्होंने यूनान को छोड़ दिया और ये कहाँ चले गए? यूनान से ये एशिया माइनर चले गए। कहाँ गए ये? एशिया माइनर चले गए। एशिया माइनर जब गए तो वहां का जो एक राजा था, वहां जो राजा थे वो थे स्टेगिरा।
वहां कौन से राजा थे, स्टैगिरा जो राजा थे उसके संपर्क में आए। स्टैगिरा भी इनसे बहुत प्रभावित हुआ और इसने प्रभावित होकर जो अपनी बहन की जो शादी थी वो किससे कर दी, इससे अरस्तु से कर दी। और वहीं पे रहते हुए इन्होंने, किसने, अरस्तु ने वहीं पे रहते हुए 158 देशों के क्या किया, संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का इसने क्या किया, अध्ययन किया। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले जब ओपन पेपर पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, संविधानवाद, तो संविधानवाद की जो देन है वो किसको मानी जाती है, अरस्तु ही है। संविधानवाद जो देन माना जाता है वो किसकी मानी जाती है, अरस्तु की ही मानी जाती है। ठीक है, फिर बाद में, फिर वहां से वापस, फिर बाद में इनको जो फिलोडेल्फिया जो राजा था उसने इसको सिकंदर की शिक्षा के लिए इनको आमंत्रित किया। इसकी शिक्षा के लिए इनको, सिकंदर की शिक्षा के लिए इसको आमंत्रित किया गया। फिर ये गए और इन्होंने सिकंदर को शिक्षा दी। सिकंदर को शिक्षा दी और इतनी अच्छी शिक्षा इन्होंने दी कि बाद में सिकंदर है वो विश्व विजेता भी बना। फिर बाद में सिकंदर की भी मृत्यु हो गई थी और इनको, अरस्तु को भी मारने के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन अरस्तु किसी तरह से अपनी जो जान बचाकर है वो वहां से भाग निकले हैं। ठीक है, तो फिर बाद में ये वापस फिर ये यूनान आ गए और ये इन्होंने यूनान में आने के बाद इन्होंने यूनान के अंदर फिर इन्होंने लीसियम, इनकी जो शिक्षण संस्थान थी उसका क्या नाम था, लीसियन नामक जो संस्था है उसकी इन्होंने क्या की, स्थापना की। ठीक है, तो ये इसका जो क्या है, संक्षिप्त में परिचय है, मतलब अरस्तु का। इसको आपको संक्षिप्त रूप में प्रश्न आ जाता है, कोई भी आ जाता है, कोई से भी विचार आपसे वो पूछता है, राजनीतिक विचार पूछता है ना, या आपकी क्रांति पूछ लेता है, तो संक्षिप्त में हमको थोड़ा सा इसका परिचय बताना है, इसको और आप संक्षिप्त भी कर सकते हैं। तो परिचय देने के बाद सबसे पहले फिर अपनी इसकी आ जाएगी शैली, यानी ये जो जितना भी इन्होंने जो भी लेखन कार्य जो किया है उसकी शैली क्या थी। इनकी शैली 3 प्रकार की थी। पहली शैली जो थी वो थी इनकी आगमनात्मक शैली, जानते हैं आप लोग, विशेष से सामान्य की ओर। दूसरी जो शैली थी वो थी इनकी सोद्देश्यात्मक, ठीक है, जो कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर होती है। तीसरी जो शैली थी वो थी इनकी विश्लेषणात्मक, और इसके अलावा भी आप इसके अंदर जैसे कह सकते हैं इनकी जो शैली है वो जैसे ऐतिहासिक शैली भी थी। ठीक है, मेन शैलियां आगमनात्मक है, विशेष से सामान्य की ओर, सोद्देशात्मक है और विश्लेषणात्मक है, ये इनकी प्रमुख शैलियां थी। फिर अपन इसकी बात करते हैं। देखिए ये हमारी जो मेन बात है, इनका जो परिचय आ रहा है, ठीक है, ये शैली आ गई। फिर उसके बाद हम इसकी बताएंगे इनकी रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी। थिंक बेटा स्टूडेंट्स, आपको जो रचनाएं हैं वो सभी थिंकर्स की याद रखनी है ना, उनकी जो बुक्स हैं उनकी कम से कम हर थिंकर की आपको 4-4 किताबें याद करनी, क्योंकि आपके जो 20 शब्द हैं, 50 शब्द हैं, उसमें वो आपसे किसी भी थिंकर की कोई भी रचना पूछ सकता है। ठीक है, तो इनकी जो रचना की सबसे श्रेष्ठ जो रचना है वो है इनकी पॉलिटिक्स, जिसके अंदर 18 भाग है। कितने भाग है इसके? 18 भाग है, और बारकर ने इसको श्रेष्ठ रचना कहा है। इसके अलावा और जो रचनाओं की हम बात करते हैं तो और जैसे इसकी द सोल है ना, और जैसे इसके अंदर एथेंस का संविधान, और भी कई इसकी रचनाएं हैं, आपको कोई भी 4 किताबों के उसके अंदर से नाम याद कर लेंगे हैं। ठीक है, अब हम इसके आ जाते हैं प्लेटो के राज्य संबंधी विचार। इसके राज्य संबंधी विचार क्या है, तो अब सबसे पहले हम आ जाएंगे अब इसके, फिर आपका जो हेडिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार इसके फिर अपना मेन इसकी हेडिंग आ जाएगी। अब राज्य संबंधी जब विचार हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले राज्य संबंधी विचारों के अंदर सबसे पहले अपन जो बताएंगे वो प्लेटो को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रथम राजनीतिक दार्शनिक चिंतन कहा जाता है। अब प्लेटो को जो राजनीतिक सबसे पहले राज्य संबंधी विचारों के अंदर जो सबसे पहला जो कौन सा आपका जो रहेगा वो क्या बनेगा कि ये राजनीतिक दर्शन का जनक थे। ये क्या थे? राजनीति दर्शन का क्या माना जाता है इनको राजनीतिक दर्शन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन का ये जनक थे। तो अब सबसे पहले इससे संबंधित विचार इनके बताएंगे। किताबों के अंदर यदि आप इसको देखते हो तो इसके कई सब पॉइंट्स दे रखे हैं राजनीतिक शास्त्र का। जैसे अपन राजनीतिक शास्त्र का जो जनक थे, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया और अलग करके उसको एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया है। फिर हम कहेंगे राज्य के पूर्ण सिद्धांत का इसने क्या किया है? पूरी तरह से समर्थन भी किया है, क्रमबद्ध अध्ययन किया है, यथार्थवादी अध्ययन थे, ये कानून की सर्वोच्चता पर बल देते थे। ऐसे कई इसके पॉइंट्स हैं, वो आपको उसके पॉइंट्स याद करेंगे। तो सबसे पहले राज्य संबंधी विचारों में आपको इनका राजनीतिक दर्शन का जनक क्यों थे ये बताना है। फिर नेक्स्ट जो इसका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। इनके कौन से विचार आ जाएंगे? राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति इन्होंने क्या कही है, कैसे बताइए?
राज्य की उत्पत्ति संबंधी इनके विचार आ जाएंगे। अब राज्य की उत्पत्ति के अंदर इन्होंने जो राज्य है उसको व्यक्ति का पूर्वगामी रूप माना है। इन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो क्या है, व्यक्ति का पूर्वगामी रूप है। अब पूर्वगामी का क्या मतलब है, यानी देखिए सबसे पहले जैसे अपन इसको पढ़ा है, सबसे पहले व्यक्ति आया है ना, फिर व्यक्ति से क्या आया, परिवार, व्यक्ति से परिवार बन गया, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति था, तो व्यक्ति से क्या बन गया, हमारे परिवार बन गया, परिवार से हमारे क्या बन गए हैं, गांव, और गांव से क्या बन गया, राज्य। इसलिए इनका ये क्वेश्चन ये पूछ भी जाती है ज्यादातर कि राज्य व्यक्ति का क्या है, पूर्वगामी रूप है। और फिर उसके बाद राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो उन्होंने सावित्री सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत का समर्थन किया इन्होंने, वो स्पेंसर का सिद्धांत है सावित्री सिद्धांत, उसका इन्होंने समर्थन किया है। सावित्री सिद्धांत क्या कहता है, सावित्री सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो राज्य है वो तो शरीर है और जो व्यक्ति है वो क्या है, उसके विभिन्न अंग है। तो इस तरह से करके फिर आप इसके राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपन इससे विचार शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन को लेना है, सबसे पहले अपने राजनीति दर्शन का जनक क्यों है ये बताया, कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी अपन ने इनके विचार बता दिए। फिर नेक्स्ट अपन लेंगे इसका जो पॉइंट है वो राज्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, राज्य की विशेषताएं। इन्होंने राज्य की क्या क्या विशेषता, इसके भी स्टूडेंट्स बहुत सारे पॉइंट्स आपकी किताबों के अंदर दे रखे हैं, आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर भी अपन राज्य की विशेषताओं के अंदर ले लें तो राज्य की विशेषताएं जैसे है, राज्य है मतलब राज्य का जो विकास है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है, राज्य का अपन कह सकते हैं कि राज्य की सर्वोच्चता पर बल दिया है, राज्य नैतिक होता है, राज्य अंतिम होता है, राज्य पूर्ण राज्य होता है, राज्य सर्वोच्च समुदाय होता है। इसके 7-8 पॉइंट्स दे रखे हैं, अपन अलग अलग इसके सब पॉइंट्स बनाकर आप उसकी डिटेल से उसको बताएंगे, ठीक है। राज्य सर्वोच्च होता है, पूर्ण होता है, आत्मनिर्भर होता है। फिर इसका जो मेन आता है वो आता है इसका राज्य का वर्गीकरण, क्या आ जाता है, फिर है राज्य का वर्गीकरण। इन्होंने राज्य का वर्गीकरण दिया है और राज्य का जो वर्गीकरण है वो उससे पहले प्लेटो ने भी अपनी स्टेट्समैन के अंदर दिया है, लेकिन प्लेटो का जो स्टेट्समैन के अंदर जो वर्गीकरण है वो भी काफी व्यवस्थित है, लेकिन क्रमबद्ध जो व्यवस्थित अध्ययन है वो अरस्तु का माना जाता है राज्य का वर्गीकरण। इसको राज्य का वर्गीकरण को इसको हम संविधान का वर्गीकरण का नाम भी देते हैं कि ये क्या था, संविधान का वर्गीकरण था, इसको ये नाम भी दिया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले संविधान को बताया कि संविधान क्या होता है। संविधान को बताने के लिए इन्होंने कहा कि जो जीवन निर्वाह के जो नियम होते हैं, जीवन निर्वाह के जो नियम है वही क्या है, इन्होंने कहा कि संविधान है। और इन्होंने जो संविधान को जो वर्गीकरण किया वो इन्होंने 2 आधारों पर दिया। कितने आधारों पर दिया, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया इसके इन्होंने 2 आधार बताए, इन्होंने 2 आधार बताए। तो अब 2 आधार बताते हुए अपन इस तरह से वर्गीकरण इनका, हम इसका वर्गीकरण जैसे करेंगे तो इन्होंने देखिए सबसे पहले यहां तो आ गया अपना कौन सा आधार, संख्या के आधार पर, ठीक है, ये संख्या के आधार पर। और यहाँ पे किसका आधार पे आ गया, उसने हमने बता दिया नैतिक आधार पर। किस आधार पे बताया, नैतिक आधार पर बता दिया, संख्या के आधार पर और नैतिक के आधार पर। अब संख्या के आधार, इसके अंदर इसमें 2 रूप कर दिए, एक तो इसका था शुद्ध रूप और एक इस कौन सा रूप था, इसका विकृत रूप। अब सबसे पहले वो ये कहता है, अरस्तु कहता है कि जब एक व्यक्ति का शासन होता है, शासन करने वाले कितने हैं, एक व्यक्ति है, तो वो क्या होता है, राजतंत्र है। उसको संज्ञा क्या दी उसने, राजतंत्र है। तो राजतंत्र के लिए उसने कहा कि राजा होता है वो व्यक्ति के हित में काम करता है, जन कल्याणकारी कार्य करता है, ठीक है। तो राजतंत्र एकदम उसको अच्छे रूप में परिवर्तित किया कि राजा है वो मतलब व्यक्ति को मानते हुए उसको राजतंत्र की उसने संज्ञा दी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो राजतंत्र है उसने कहा कि राजतंत्र के अंदर जो व्यक्ति जो राजा होता है वो राजा क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो तंत्र किसके अंदर, निरंकुश तंत्र के अंदर परिवर्तित हो जाता है। निरंकुश तंत्र के अंदर इसने कहा कि धीरे धीरे राजा क्या हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। अब राजा बहुत अत्याचारी होता है, राजा जैसे अत्याचारी होने लग जाता है तो शासन कितने का आ जाता है, कुछ व्यक्तियों का आ जाता है। तो राजा के अत्याचार से पीड़ित होने के बाद तो समाज के जो कुछ कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं वो किसकी स्थापना कर देते हैं, कुलीन तंत्र की। किसकी स्थापना कर देते हैं, वो कुलीन तंत्र की, जो जनता के हित में क्या करता है, पूरी तरह से काम करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो कुलीन वर्गों से सत्ता है वो उसी समाज का कोई एक धनिक वर्ग अपने हाथ के अंदर ले लेता है, तो उससे कौन सा शुरू हो जाता है, धनिक तंत्र स्थापित हो जाता है, जो मनमाने रूप से, और विकृत उसका जो रूप बताया है, भ्रष्ट रूप बताया है, मनमाने रूप से अपने शासन करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे उस व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। फिर किसका शासन हो जाता है,
बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन हो जाता है, बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन होगा और धीरे धीरे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है और वो कौन सा तंत्र स्थापित हो जाता है, संवैधानिक तंत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र जिसमें कि संविधान के नियमों के अनुरूप क्या होता है, काम होता है। फिर धीरे धीरे वो प्रजातंत्र इसको संवैधानिक नियम स्थापित होता है, फिर धीरे धीरे उसका भी विकृत हो जाता है, वो संवैधानिक नियमों के अनुरूप काम नहीं करता, वो किसके अंदर स्थापित हो जाता है, प्रजातंत्र में स्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये राज्यों का वर्गीकरण हो जाएगा। राज्यों के वर्गीकरण के बाद फिर इसके बाद आप इसकी बताएंगे आलोचना। फिर हम इसकी क्या देंगे, इसकी आलोचना के बिंदु, जैसे आप इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले जैसे इसकी मेन जो आलोचना है वो उसकी इस पॉइंट्स को लेकर है कि इसने प्रजातंत्र को विकृत रूप दिया है। अब वैसे तो प्रजातंत्र को श्रेष्ठ व्यवस्था चलती है, लेकिन आज चूंकि उस रूप में नहीं, आज प्रजातंत्र का भी क्या हाल है वो अपन सब उससे परिचित है, लेकिन इन्होंने जो प्रजातंत्र का जो विकृत रूप बताया है इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई है कि इन्होंने प्रजातंत्र को विकृत रूप दिया है। ठीक है, ये इसकी आलोचना हो गई। दूसरी अपन आलोचना इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इन्होंने व्यवहारिकता पर इसने बिल्कुल भी अध्ययन नहीं दिया है, एक व्यवस्थित अध्ययन इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, ये राज्य के अंदर, शासन के अंदर और सरकार संविधान के अंदर कोई अंतर नहीं करता है। तो इस तरह से करते हुए इसकी कई आलोचना भी इसकी दी जाती है। हालांकि कई लोगों ने इनका समर्थक भी किया है, जैसे अपने हॉब्स है, लोक है, रूसो है, मैकियावेली है, ये जो विचारक है वो इसका इस समझौते राज्य के इनका जो वर्गीकरण है इसका समर्थन भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये मैंने आपको जो फ्रेमवर्क बताया है वो राज्य संबंधी वर्गीकरण का बताया। फिर उसके बाद आपको इसकी प्रासंगिकता बतानी है, राजनीति विज्ञान को क्या देन है, इसके वो पॉइंट्स बताने, वर्तमान में इनके विचार कितने प्रासंगिक है, जब वो पब्लिश में लिखा है वो बातें आपको 2-4 चीजें बतानी है। इसी तरह से आपको इसके अंदर क्रांति से संबंधित कोई विचार आ जाता है, नागरिकता से संबंधित आ जाता है, तो वो आपको ये प्रश्न करना है। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कैसी लगी है इसके बारे में आप उसको लाइक और अनलाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।